स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अध्याय फर्स्ट में जो पिछली कक्षा में हमने जो जिक्र किया था वो किया था गुप्त साम्राज्य के दो शासकों का, जो उसके संस्थापक थे श्रीगुप्त और उसके बाद जो उनके पुत्र थे घटोत्कच गुप्त। अब जो घटोत्कच गुप्त है उनके जो पुत्र थे उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 319 ईस्वी में। इन्होंने अपने राज्याभिषेक की उपलक्ष्य में एक संवत चलाया, संवत या जिसे कैलेंडर बोलते हैं, और उस संवत का नाम था गुप्त संवत, जिसकी शुरुआत मानी जाती है 319 ईस्वी से। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी, लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी उनका नाम था कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की जो संतान थी उसका नाम था समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने, यानी चंद्रगुप्त प्रथम से पहले जो दो राजा हुए घटोत्कच गुप्त और श्रीगुप्त, उन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले जो उपाधि धारण की वो थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज अर्थात महाराजों का महाराजा उपाधि। गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है श्रीगुप्त को। लेकिन जो वास्तविकता में जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी वो करी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक शासक भी कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक शासक। इनका देहांत होता है 319 में ये राजा बने थे 19 ईस्वी में, और इनका जो देहांत होता है वो होता है 335 ईस्वी। इनकी मृत्यु के बाद जो इनका पुत्र है समुद्रगुप्त वो राजा बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था समुद्रगुप्त वो गुप्त साम्राज्य का अगला शासक बनता है। इनका जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 335 ईस्वी में। राज्याभिषेक होता है 335 ईस्वी में, और जो इनका शासनकाल चलता है वो चलता है 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये नाम दिया था इनको विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ। इसके अलावा इन्होंने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की। अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था दरबारी कवि हरिशेन, इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति जो अभिलेख है उस पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया है।
इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद अभिलेख है या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उस पर जो जिक्र किया है वो हरिसेन ने किया है और जिक्र किया है समुद्रगुप्त की विजयों का और उनकी उपलब्धियों का। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराए। अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था उसको 5 भागों में बांटा गया है। उनका जिक्र करेंगे हम। सबसे पहला है 5 भागों में गंगा दोआब का क्षेत्र। यानी गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का जो भाग है वो। दूसरा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। नंबर 3 पूर्वी विंध्य पर्वत का क्षेत्र। नंबर 4 दक्कन का क्षेत्र, दक्कन का जो पठार है उसका क्षेत्र। और नंबर 5 दक्षिण भारत के राज्य। Telegram yang bisa Anda download secara gratis pada link deskripsi yang ada di bawah video ini. शक राज्य और कुषाण राज्य। इसके अलावा समुद्रगुप्त को जो इन्होंने सिक्के कटवाए थे उन पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के उपासक थे। भगवान विष्णु के उपासक। अर्थात ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी। जो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख मिलता है उसके अनुसार समुद्रगुप्त अपने शासनकाल के दौरान कभी भी किसी से पराजित नहीं हुए। अपने शासनकाल में कभी भी किसी से पराजित नहीं हुए। कभी भी पराजित नहीं हुए। इसके अलावा इनके जो आदर्श हैं वो थे दिग्विजय और दूसरा है एकीकरण। इन 2 आदर्शों में यकीन रखते थे समुद्रगुप्त। आदर्श (375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु होने के बाद उनके 2 पुत्र थे। एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय और एक और पुत्र थे उनके बड़े पुत्र रामगुप्त। रामगुप्त का जिक्र इतिहास में नहीं मिलता है,
375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त राजा बनते हैं और जिनकी हत्या कर दी जाती है 380 ईस्वी में, और वो हत्या की जाती है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 380 ईस्वी में। अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके ये राजा बनते हैं। इनकी जो अन्य उपाधियां हैं वो हैं देवगुप्त, देवश्री, आदि। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विवाह हुआ था वो एक विवाह इनका हुआ था नागवंश की राजकुमारी, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ। कुबेर नागा। और दूसरा जो विवाह हुआ था ध्रुव देवी के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की जो संतान थी वो एक लड़की थी, उसका नाम था प्रभावती गुप्त, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी। और चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी की जो संतान थी वो एक पुत्र था, उसका नाम था कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजा बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने संबंधों और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और प्रभावती गुप्त का विवाह उन्होंने एक वाकाटक राजा थे, वाकाटक राजा, उनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, उसके साथ उन्होंने विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और सारा राजपाट प्रभावती गुप्त ने संभाला। प्रभावती गुप्त के जो संतानें थी वो नाबालिग थी, जिसकी वजह से प्रभावती गुप्त एक तरीके से राज्य की संरक्षिका बन गई, संरक्षिका। और सारा साम्राज्य जो सारा वाकाटक राज्य था वो सीधे नियंत्रण में आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय के पास। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया उज्जैन को, जो कि उस समय वाकाटक राज्य में स्थित था। उज्जैन को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पहली राजधानी उनकी पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी। इसके अलावा जो दूसरी राजधानी थी वो पहली राजधानी थी, वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। उसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न भी शामिल थे, 9 दरबारी शामिल थे जो कि नवरत्नों के नाम से जाने जाते थे, नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 दरबारी शामिल थे जो कि नवरत्न कहलाते थे। इसके अलावा आप लेसन नंबर 2 में जब आप मुगल साम्राज्य पढ़ोगे, अकबर पढ़ोगे, अकबर में के दरबार में भी नवरत्न शामिल थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और मुगल बादशाह अकबर, इन दोनों के दरबार में 9 रत्न शामिल थे, नवरत्न शामिल थे दरबारी। तो हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे वो थे धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, उसके अलावा शंकु, बेताल भट्ट, कालिदास, घटकरपर, वराहमीर और वरुरुचि।
ये सब नवरत्न शामिल थे। उसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक विदेशी यात्री भी आए थे, फाइयान, जो कि चीन से आए थे। भारतीय इतिहास में तीन चीन यात्री आए हैं। फाइयान आया है, एक हैंसवांग आया जो कि हर्षवर्धन के समय आया था, और एक इत्सिंग। फाइयान, हैंसवांग और एक चीनी यात्री मिलेगा इत्सिंग। तो भारतीय इतिहास में 3 चीनी यात्री भारत आए हैं। तो फाइयान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, यानी 399 ईस्वी में भारत आया, और 414 ईस्वी में ये वापस लौट गया था। फाइयान की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम की। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, और इनकी जो माँ थी उसका नाम मैंने आपको बताया था, ध्रुव देवी। ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय की संतान कुमारगुप्त प्रथम थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 415 ईस्वी में राजा बनते हैं। और इनका जो शासनकाल चलता है वो चलता है 415 से 455 ईस्वी तक। कई जगह हमें 412 से 455 ईस्वी भी मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम ने एक प्राचीन विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कराई थी, और उस विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, Telegram yang bisa Anda download जो कि बिहार में gratis स्थित pada link deskripsi yang ada di bawah video ini. नालंदा विश्वविद्यालय Sangat menarik. के संस्थापक विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कराई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था वो फैला हुआ था सौराष्ट्र अर्थात गुजरात, सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक। कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम वर्षों में एक जाति है पुष्यमित्र। पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया गुप्त का साम्राज्य पर, जिन्हें कुमारगुप्त प्रथम ने पराजित किया। इसके बाद अगला जो शासक आता है गुप्त साम्राज्य का, वो आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त अपने पिता कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद 455 ईस्वी में राजा बनते हैं। राजा बनने के लिए इन्हें अपने भाइयों से उत्तराधिकार का संघर्ष करना पड़ता है। उसके अलावा जब ये राजगद्दी संभालते हैं गुप्त साम्राज्य की, तो इन्हें हुणों का सामना करना पड़ता है। अर्थात हुण जो विदेशी जाति है वो गुप्त साम्राज्य के ऊपर हमला करती है। हुण या फिर मलेच्छ। हुण जो जाति है वो हमला करती है गुप्त साम्राज्य के ऊपर, और बाद में स्कंदगुप्त इन मलेच्छों को पराजित करते हैं। पराजित किए। स्कंदगुप्त ने केवल 12 वर्षों तक शासन किया। 12 वर्षों तक शासन किया।
अर्थात 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने एक झील है गुजरात में, सुदर्शन झील, जिसका निर्माण मौर्यों ने करवाया था। गुजरात में एक झील है सुदर्शन झील, जिसका निर्माण कराया था मौर्यों ने। इस झील का जो जीर्णोद्धार है, पुनर्निर्माण है, वो कराते हैं स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है वो कराया है स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है 467 ईस्वी में। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में कमज़ोर शासक आते हैं और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगता है। करीब 550 ईस्वी तक ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का बिल्कुल पतन हो जाता है। गुप्त साम्राज्य का पतन, और इस पतन का कारण था कि स्कंदगुप्त के बाद जो भी शासक हुए हैं गुप्त साम्राज्य में, वो सारे कमज़ोर शासक थे। अंतिम जो शक्तिशाली शासक था वो था स्कंदगुप्त। इसी के साथ गुप्त साम्राज्य का पतन होता है और भारत में राजपूत वंशों का उदय होता है। जैसे वर्धन वंश है, प्रतिहार वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, पाल वंश है। उनकी चर्चा करेंगे हम अगले कक्षा में।